ये छात्र छात्राओं कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। आज मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत गुप्तकालीन इतिहास के जानने के स्रोत या साधन पर हम लोग चर्चा करेंगे। भारत में गुप्त राजवंश का शासनकाल 319 से 550 ईस्वी तक माना जाता है और गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त राजवंश का इतिहास हमें साहित्यिक तथा पुरातात्विक दोनों ही प्रमाणों से प्राप्त होता है। साहित्यिक साधनों में पुराण सर्वप्रथम है और इन पुराणों में विष्णु, वायु तथा ब्रह्मांड पुराणों को हम गुप्त इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक मान सकते हैं। इनसे गुप्त वंश के प्रारंभिक इतिहास का कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर विशाख दत्त की रचना देवीचंद्र गुप्तम नाटक से हमें गुप्त वंश के नरेश, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में भी कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती है। अधिकांश विद्वान महाकवि कालिदास को गुप्तकालीन मानते हैं। कालिदास की अनेक रचनाएं से भी हमें गुप्तकालीन समाज और संस्कृति पर के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम और वात्सायन की रचना कामसूत्र से भी हमें गुप्तकालीन शासन व्यवस्था तथा नगर जीवन के विषय में रोचक जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन इतिहास के जानने में साहित्यिक स्रोतों के अलावे हमें विदेशी यात्रियों का विवरण भी गुप्त इतिहास को जानने में सहायक है। ऐसे यात्रियों में फाहियान का नाम, जो चीनी यात्री था, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। फाहियान गुप्त काल के प्रमुख नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान ने मध्य देश की जनता का वर्णन किया है। 7वीं सदी के चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ह्वेनसांग के विवरण से भी हमें गुप्त इतिहास के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। ह्वेनसांग ने कुमारगुप्त प्रथम, बुद्धगुप्त, बालादित्य इत्यादि गुप्त शासकों का उल्लेख किया है। उसके विवरण से पता चलता है कि कुमारगुप्त ने ही नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। साहित्यिक साक्ष्यों के अलावे हमें पुरातात्विक प्रमाणों से भी गुप्तकालीन या गुप्त राजवंश के इतिहास
की जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक प्रमाणों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: अभिलेख, सिक्के तथा स्मारक। गुप्तकालीन अभिलेखों में सर्वप्रथम उल्लेख समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख का किया जा सकता है। हालांकि यह एक प्रशस्ति है जिससे समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक, दिग्विजय और उसके व्यक्तित्व पर व्यापक जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी से प्राप्त गुहालेख से उसकी दिग्विजय की सूचना प्राप्त होती है। वहीं स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से हूण आक्रमण की सूचना मिलती है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ से प्राप्त अभिलेख से पता चलता है कि उसने इतिहास प्रसिद्ध सूरदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। इसके अलावे और भी अनेक अभिलेख हमें और दानपत्र प्राप्त हुआ है, जिनसे गुप्त काल की अनेक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख के पश्चात अब हम लोग उसके समकालीन सिक्कों पर हम चर्चा करेंगे। गुप्त कालीन राजाओं के अनेक सिक्के स्वर्ण, रजत तथा तांबे के प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर हमें राजस्थान प्रांत के बयाना से प्राप्त हुआ है। अनेक सिक्कों पर तिथियां भी उत्कीर्ण मिलती है, जिसके आधार पर हम उस समय के शासकों का तिथि निर्धारण कर सकते हैं। गुप्तकालीन सिक्कों से कुछ विशिष्ट घटनाओं की सूचना मिलती है, जैसे एक प्रकार के स्वर्ण सिक्के के मुख भाग पर चंद्रगुप्त और कुमार देवी की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर या पिछले भाग पर लिच्छवी उत्कीर्ण मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। अब हम लोग सिक्कों के पश्चात गुप्तकालीन स्मारकों के संदर्भ में बातें करेंगे। गुप्त काल के अनेक मंदिर, स्तंभ, मूर्तियां और चैत्य गृह प्राप्त होते हैं, जिनसे तत्कालीन कला तथा स्थापत्य की उत्कृष्टता का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इन स्मारकों से तत्कालीन सम्राटों और जनता के धार्मिक विश्वासों को समझने में हमें मदद मिलती है। गुप्तकालीन मंदिरों में भूमरा का शिव मंदिर, मध्य प्रदेश के जबलपुर का तिगवा का विष्णु मंदिर, मध्य प्रदेश के नचना कुठार का पार्वती मंदिर, झांसी का देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कानपुर का भीतरगांव का मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये सभी मंदिर अपनी निर्माण शैली, उसके आकार प्रकार और सुदृढ़ता के लिए जाने जाते हैं तथा इससे हमें वास्तुकला के भव्य नमूने प्राप्त होते हैं। गुप्तकालीन मंदिरों के अलावे सारनाथ, मथुरा, सुल्तानगंज, खोह, देवगढ़ आदि स्थानों से बुद्ध, शिव, विष्णु जैसे प्रमुख देवी देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई है। इनसे तत्कालीन तक्षण कला पर प्रकाश पड़ता है। साथ ही इन मूर्तियों में गुप्त नरेशों की धार्मिक सहिष्णुता भी सूचित होती है। मंदिर तथा मूर्तियों के साथ ही साथ
मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बाघ तथा अजंता की कुछ गुफाओं के चित्र भी गुप्त काल के ही माने जाते हैं। जहाँ बाघ की गुफाओं के चित्र लौकिक जीवन से संबंधित है, वहीं अजंता के चित्रों का विषय धार्मिक है। इन चित्रों के माध्यम से हमें न केवल गुप्तकालीन समाज बल्कि उसकी वेशभूषा, रहन सहन, श्रृंगार प्रसाधन तथा धार्मिक विश्वास को भी समझने में सहायता मिलती है। साथ ही इसके माध्यम से हमें गुप्त युगीन चित्रकला के पर्याप्त विकसित होने का भी प्रमाण प्राप्त होता है। तो बच्चों, आज हम लोग गुप्तकालीन इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोतों में साहित्यिक तथा पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन या उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। जहाँ साहित्यिक स्रोतों में हम लोग विभिन्न पुस्तकों, विदेशी यात्रियों के विवरण तथा पुरातात्विक स्रोतों में हम लोग गुप्तकालीन अभिलेख, सिक्के तथा स्मारक, जिनमें उस समय के विभिन्न प्रसिद्ध मंदिरों, मूर्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की, और ये तमाम गुप्तकालीन इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोत हैं। धन्यवाद।